तो कल हमारी बात कहाँ तक पहुँच गई थी दोस्तों? कल हमने सवाल कर लिए थे, सभी 14 हो गया था, 15 भी हो गया था, अनुपाती वाले सभी हो गए थे, 18 सवाल हो चुके हैं इसमें। 18 तक हो गए ना। इसके बाद में आगे आज बढ़ते हैं हम, सीधे सवाल नंबर 19 पर जाइए आप। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, देखो 19 सवाल कह रहा है आपसे कि 108, 213, 67 और 131 इन चारों संख्याओं में से कम क्या घटाया जाए ताकि प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो जाएं। सवाल चाहता है कि सभी संख्याएं समानुपात का मतलब प्रोपोर्शन में हो जाएं। इन चारों संख्याओं में से कुछ ना कुछ घटाया जाएगा। घटाने के बाद में क्या होगा कि पहली दोनों संख्याओं में जो अनुपात आएगा वही अनुपात अगली दोनों में आएगा। समानुपात का मतलब होता है कि पहली दोनों में जो रेशो आएगा वही रेशो अगली दोनों संख्याओं में आ जाए, और वो कोई ना कोई संख्या घटाने पर आएगा, तो वो आपको चेक करना है। तो ये 19वां सवाल लिखें। 19वां सवाल कर रहा है आपसे कि 108, 213, 67 और 131 ये चाहता है कि इनमें से कम क्या घटाया जाए ताकि प्राप्त संख्याएं किस में हो जाए, समानुपात में। तो सबसे पहली बात है कि यदि मैं यहाँ से x घटाता हूँ तो यहाँ से भी x घटाओ, यहाँ से भी x घटाओ, यहाँ से भी x घटाइए। जब सब में से हम x घटाएंगे तो ये 108 माइनस एक्स बन जाएगी, ये 213 माइनस एक्स बनेगी, ये 67 माइनस एक्स बनेगी, और ये 131 माइनस एक्स बनेगी। और यदि आप उसको आपस में गुणा करेंगे, बाहर का बाहर भीतर का भीतर, तो ये सवाल बहुत भयंकर हो जाएगा। इसलिए हमको इसको कभी भी सॉल्व नहीं करना है एक्स के माध्यम से, इसको करना है आपको हमेशा विकल्प के माध्यम से, ऑप्शन के माध्यम से। तो आप ऑप्शन पर नज़र डालें। ऑप्शन दिए इसमें मैंने आपको 2, 3, 4, 5। सपोज कीजिए कि सबसे पहले हम 2 लेते हैं इसमें से। यदि मैं सब में से 2 घटाता हूँ तो ये बन जाएगा हमारा 106, ये बन जाएगा 211, यहाँ से 2 घटाओ 65, यहाँ से 2 घटाओ 129। सब में से मैंने 2 घटाया, लेकिन आप देखिए कि इन दोनों में जो अनुपात आ रहा है वो अनुपात इन दोनों में नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये 2 फेल हो गया। 2 को काट दीजिए। 3 घटा के देखते हैं, देखो 3 घटा के देखते हैं। तो 3 घटाइए 108 में से तो 105 बचा, इसमें से 3 घटाइए 210 आया, 3 घटाइए 64 आ गया, 3 घटाइए 128 आ गया। यदि आप गौर कीजिए कि यदि ये इसका डबल है तो ये भी इसका डबल है। यदि इन दोनों में 1:2 आ रहा है तो ये भी 1:2 आ रहा है। इसका मतलब आंसर हमारा आ गया। कम से कम क्या घटाना पड़ेगा हमको, 3। यदि सभी संख्याओं में से 3 घटा दी जाए तो ये सभी संख्याएं जो हैं आपकी समानुपात में सेट हो जाती हैं। इसका मतलब है कि इन दोनों में जो रेशो है वही इन दोनों में रेशो है, यही कहलाता है समानुपात। यदि x को लेके हल करते इसको हम तो ये पूरे 5 मिनट खा जाता आपका, और सवाल भी होता नहीं होता वो अलग बात है। तो बिल्कुल ईजी है सिस्टम। किससे करना है इसको, ऑप्शन से। ये 2 तरह से आता है, घटाने पे भी आता है, जोड़ने पे भी आता है। ये घटाने का हो गया। अब जोड़ने का भी दे रखा है इसमें मैंने आपको, तो जोड़ने का भी चेक करो इसी तरीके से। ये तो हो गया आपका 19वां। बीच में चेक करो। बीच में सवाल में कह रहा है, सवाल 117, 359, 45 और ये है 143। यही है ना, इसके भी ऑप्शन यही है। दो और 3, 4 और 5। अब इसमें आपको करना है जोड़ कर चेक। तो चेक करिए सभी, किस संख्या को जोड़ने पर समानुपात सेट हो रहा है। प्रैक्टिकली चेक करो, 2 से चेक करो, 3 से करो, जिससे बैठे उसे चेक करो। मैं 2 जोड़ रहा हूँ पहले इसमें, तो 117,119 बन जाएगा। ये बन जाएगा आपका 361, ये बन जाएगा 47 और ये बन जाएगा 145।
मौसम ख़राब है इसमें, देखो बिल्कुल जो रेशो यहाँ आ रहा है वो यहाँ नहीं आ रहा। 3 से चेक करते हैं, 3 से चेक करेंगे तो 120, 3 चेक करो 362, और ये 3 चेक करो 48, और ये भी 3 चेक करो 146, ये भी फेल हो गया। यदि इसका ये थोड़ा बहुत काट भी लेंगे, इसको हम कट तो रहा है, लेकिन वो अनुपात नहीं बन पाएगा जो इसका बन रहा है। वो तो अपने आप आपको बोलेगा, मतलब क्लियर दिखेगा उसके अंदर कि क्या इसमें आ सकता है। 4 चेक करो, 4 मैंने इसमें जोड़ा 121, इसमें 4 जोड़िए 363, इसमें जोड़िए 4 जोड़ो इसमें कितना 49, और ये 147। क्या इसमें बैठ रहा है? बिल्कुल बैठ गया। देखो ये इसका तिगना, और ये भी इससे तिगना ही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इन दोनों में रेशो आ गया वही रेशो इन दोनों में है। तो ये किससे प्राप्त हो रहा है आपको? 4 जोड़ने पर। इसका मतलब इन सभी संख्याओं में कम से कम क्या जोड़ना पड़ेगा हमको? 4 जोड़ना पड़ेगा। तो सभी संख्याएं किस में बदल जाएंगी? समानुपात में। उतार लिया? जल्दी उतारिए। इसके बाद में सवाल आ रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका। ये सवाल हर एग्जाम में आता है आपको। और क्या कहता है क्वेश्चन? ये कह रहा है कि एक बॉक्स में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे वाले सिक्के 8:5:3 के अनुपात में हैं, और यदि बॉक्स में कुल धनराशि दे रखी है आपको 112.50, तो बताइए 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है? 21। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, 3 टाइप के हमारे पास में सिक्के हैं, और इसने सिक्कों का अनुपात दे रखा है आपको। सिक्कों का अनुपात, सिक्कों का अनुपात दे रखा है आपको 8:5:3, 8, 5 और 3। यदि आपको सिक्कों का अनुपात दे करके सिक्कों की संख्या दे देता, फिर तो ये अनुपात आपके सीधे काम कर जाते हैं। इसमें क्या फ़र्क होता है कि 2 प्रकार सवाल आता है कि सिक्कों का अनुपात देकर के सिक्कों की संख्या देगा, तो ये अनुपात आपके बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, ये डायरेक्ट काम करेंगे। लेकिन इसने क्या किया है कि आपको सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा है और साथ में इसका मूल्य दिया है। जब आपके लिए सिक्कों की संख्या का अनुपात मिल जाए और साथ में आपको मूल्य मिल जाए इसका, तो आपको पहले इनको बदलना पड़ेगा मूल्यों में। मूल्य का मतलब रुपयों में। तो आप सबसे पहले इसको अनुपातों को चेंज करो, मूल्यों का अनुपात निकालो। मूल्यों का अनुपात, मूल्य का मतलब रुपयों का अनुपात। अब मूल्य बनाते हैं इसका। मूल्य बनाना बड़ा आसान है। देखो अब हमारे पास में 1-1 रुपये के 8 सिक्के हैं। जब 1-1 रुपये के हमारे पास में 8 सिक्के हैं, तो बताओ कितने रुपये हुए? 8 एकम 8 रुपये हुए। तो इसका मूल्य हो गया 8 रुपया। हमारे पास में 5 अठन्नी है। जब 5 अठन्नी है तो बताइए 5 अठन्नी मतलब कितने रुपये हुए? 2.5 रुपये हुए। तो ये 2.5 रुपये हो गया। 2.5 जैसे आ रहा है वैसे लिख दो, पॉइंट में आ रहा है पॉइंट में लिख दो। ये देखो 3 चवन्नी है। 3 चवन्नी मतलब 0.75 पैसे कह सकते हैं इसको, 0.75 रुपये कह सकते हैं। 75 पैसे हुए, 0.75 रुपये हो गए। ये 250 पैसे हुए, 2.5 रुपये हो गए। तो सबको मैंने रुपयों में बदल दिया। जब सारे अनुपात आपके रुपयों में बदल गए, तो अब ये अनुपात हमारे काम के हैं कि इसने कुल दे रखा है कि कुल राशि दे रखी है 112.50। इसका मतलब ये हुआ कि इन सब का जो टोटल है वो ये है। सबको टोटल करो। अनुपातों का योग क्या आ रहा है हमारे पास में? 8 प्लस 2.5 प्लस, और ये आपका है 0.75, और इनको सबको जोड़ रहा हूँ मैं। तो देखो कितना रहा, 8 और 10, ये 11.25। 11 पॉइंट कितना आ गया? 25। तो 11.25 जो इकाई है आपके पास में, ये दे रखी है मैंने आपको कितनी? 112.50।
112.50, यानी इसकी वैल्यू ये है। जब इसका मान ये है तो इससे देखो सीधा कट रहा है। यदि आप ध्यान दें तो इससे सीधा कट रहा है कितनी बार, ये 10 बार कट रहा है। इसको 10 से गुणा करो, ये बन जाएगा। यदि ये इससे सीधा 10 बार कट रहा है तो 1 इकाई 10 आ चुकी है इसमें। जब 1 इकाई का मूल्य 10 रुपये आ गया इसमें, तो हमें चाहिए 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। 50 पैसे सिक्कों का मूल्य नहीं चाहिए, हमें चाहिए 50 पैसे सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या हमें 5 इकाई चाहिए। तो यहाँ पर 5 इकाई को हम सीधा निकाल सकते हैं। 5 इकाई बराबर हो जाएगा 10 × 5 बराबर 50। तो ये हो गया हमारे पास में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। 10 पंजे 50। अगर चवन्नी चाहिए आपको तो चवन्नी लाने के लिए यहाँ पर 3 इकाई निकालनी पड़ेगी, तो 10 × 30। तो यदि आपसे कहता है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ, तो आंसर देंगे हम 50। 10 पंजे कितना हुआ 50। यदि आप इसको यहाँ यूज करते हो कि नहीं साहब ये तो मूल्य, जो हमारी इकाई है ये तो मूल्य की इकाई है, मूल्य का मतलब रुपये की, तो आप इस रुपये को यदि यहाँ रखते हो तो ये 2.5 को 10 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 25 रुपये आएगा। अब 25 रुपये कितनी अठन्नियों से बनेंगे, 25 रुपये कितनी अठन्नियों से बनेंगे, 50 अठन्नियों से, तो 50 ही द्वारा है। तो मतलब ये कहने का कि इस एक इकाई को आप यदि नीचे रखोगे तो ये मूल्य बता देगा, यदि आप इसको ऊपर रखेंगे तो सिक्कों की संख्या बता देगा। ये सीधा सिक्कों की संख्या का अनुपात है हमारे पास में। तो 5 के बराबर आ गया 50 सिक्के। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है, इस इकाई को हम क्यों यूज कर पा रहे हैं। आप देखिए कि वैसे तो तरीका ये कि इकाई ये आपकी रुपये की है तो आपको इकाई को रुपये में ही रखना चाहिए, लेकिन हमने क्या किया है कि हमने प्रत्येक अनुपात को वहाँ के वहीं हल किया है। हमने इसका एलसीएम लेखन नहीं किया है। हम एलसीएम भी ले सकते थे इसको 25/10 कर सकते हैं, 75/100 कर सकते हैं। जब एलसीएम लेते हैं तो ये आपस में मिक्सिंग हो जाती है। जब आपस में मिक्सिंग होती है तो फिर आपको जो इकाई है वही यूज करनी पड़ेगी। इसमें ये फैसिलिटी है, इसमें ये हमारे लिए फ़ायदा मिल गया हमको कि एक इकाई को तुम नीचे रखोगे तो भी आंसर आ जाएगा, उसको डायरेक्ट ऊपर रख दिया तो भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमने प्रत्येक अनुपात को वहाँ के वहीं हल किया है। जब प्रत्येक अनुपात को वहाँ के वहीं हल किया जाता है तो अनुपात की इकाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसको तुम जहाँ चाहें वहाँ यूज कर सकते हो। तो ध्यान रखो, सिक्के वाले सवाल को हमेशा आपको ऐसे ही करना है, प्रत्येक स्थिति के अनुपात को वहाँ के वहीं हल करना है, चाहे पॉइंट में आ जाए वो, ठीक है ना, ताकि हम एक इकाई को यूज कर पाएँ सब जगह पर। तो ऊपर यूज करेंगे सिक्कों की संख्या आएगी, नीचे यूज करेंगे सिक्कों का मूल्य आएगा। तो यहाँ पर आपके पास में 5 के बराबर आया 50। 50 सिक्के हैं और ये कौन से सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। अगर मैं कहता आपसे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या तो आप 10 या 30 कर दोगे। और इसमें क्या पूछा है आपसे, इसमें यही पूछा है आपसे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो आंसर क्या देंगे हम 50 देंगे। तो ध्यान रखने वाली बात क्या रही इसमें कि यदि आपको सिक्कों का अनुपात दे करके सिक्कों की संख्या दे रखी है तो ये अनुपात डायरेक्ट काम करेगा। यदि सिक्कों का अनुपात दे करके मूल्य दे रखा है, मतलब रुपये दे रखे हैं, तो आपको सबको मूल्यों में बदलना पड़ेगा तब काम करेगा। यही कंसेप्ट और यही सवाल आता है ज़्यादातर जो सामने है आपके, ठीक है ना। इसके बाद में 22वां सवाल भी आपका सिक्के का ही है, और 22वें सवाल में कह रहा है कि एक पर्स में 1 रुपये 50 पैसे और 20 पैसे, यहाँ 20 पैसे आ गया आप, और इसमें फिर दिया है आपके लिए किसका अनुपात, इसमें रखा है सिक्कों का अनुपात 4:3:5। मैं इसी में लिख रहा हूँ 5। अब इसने क्या दिया आपके लिए, अब इसने कहा है आपसे कि यदि उन सिक्कों की संख्या 60 है, सिक्कों की संख्या 60 है और सिक्कों का अनुपात दे दिया, सिक्कों की संख्या दे दी, तो आपका ये अनुपात सीधा काम करेगा, अनुपातों का योग। चार प्लस 3 प्लस 5 कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। 12 इकाई बराबर क्लियर दे रखा है आपके लिए 60। एक का मान निकालो, 1 के बराबर 5 आ गया। तो जब 1 के बराबर 5 आया तो इसमें 20 पैसे के सिक्के निकालो, 20 पैसे के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या बराबर
5 इंटू 5 बराबर 25। 20-20 पैसे के 25 सिक्के आ गए तुम्हारे पास में, क्योंकि 25 जब एक का ही 5 आ गया तो 20 पैसे सिक्के पूछ रहा है इसमें, लेकिन वो सिक्कों की संख्या नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है इनका मूल्य। तो यदि आप सोचो अब कि 20-20 पैसे के तुम्हारे पास में 25 सिक्के होंगे तो कितने पैसे हो गए? जब 20-20 पैसे के 25 सिक्के हैं तो 500 पैसे हो गए ना, और 500 पैसे मतलब कितने रुपए हुए? 5 रुपये हो गए। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो 20 इंटू 25 बराबर 500 पैसे या 5 रुपये, ये मूल्य आ गया इनका। ये सवाल पूछ रहा है आपसे कि 20 पैसे के सिक्कों का मूल्य क्या है। तो ये पता लग गया हमें कि 20 पैसे के सिक्कों का जो मूल्य हमारे पास में 25 सिक्के हैं, 20 पैसे 500 पैसे हैं, और 500 पैसे मतलब कितने रुपए हैं? 5 रुपये हैं। तो इसमें जो दे रखा है आपके लिए 5 रुपये रुपये के हिसाब से दे रखा है, तो ए आंसर आ गया इसका। तो इसमें और उसमें क्या चेंज आया? चेंज ये आया कि सिक्कों का अनुपात दे रखा था, सिक्कों की संख्या भी दे रखी थी, तो ये अनुपात आपका सीधा काम कर गया। सीधा काम करके आपकी सिक्कों की संख्या निकाल दी। जब सिक्कों की संख्या निकाल दी तो उसका मूल्य भी निकाल दिया हमने। अब सपोज करो मैं आपसे पूछता अठन्नी कितनी है, तो अठन्नी का मतलब 5 थी, 15 अठन्नी है इसमें, और जब 15 अठन्नी है इसके अंदर, तो 15 अठन्नी मतलब कितने रुपए होते हैं? ये तो वैसे ही निकाल सकते हैं आप। 15 अठन्नी मतलब कितने रुपए हुए? 7.5 रुपये हुए। तो ये किसी भी पोर्शन का हम निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से इसको हमें चेक करना चाहिए, और ये इसका तरीका है। ठीक है ना। इसके बाद में ये भी सिक्कों का यह सवाल है 23, इसको निकालिए। 21, 22 दोनों तो हो चुके हैं इसकी। 23 क्या कह रहा है? 23 कह रहा है हमसे कि एक थैले में 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्कों के मूल्यों का अनुपात। इस बार इसने मूल्यों का अनुपात दे दिया। मूल्य का मतलब रुपयों का, और ये अनुपात दिया आपके लिए कितना? 6, 5, 3। ये 6, ये 5 और ये 3। ठीक है ना। सवाल क्या चाहता है? सवाल चाहता है बताइए सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या है। अब इसने सिक्कों के मूल्यों को देकर के सिक्कों की संख्या का पूछ लिया। इसका मतलब है कि आपके पास में अठन्नी थी, इन अठन्नियों का मूल्य दे रखा है आपको 6 रुपया। बेसी बर्बली हो रहा है वैसे तो। जब 6 अठन्नी हमारे पास में, मतलब 6 अठन्नी 6 रुपये हैं, अठन्नियों के मिलने 6 रुपये। तो ये देखो आप कितने अठन्नियों से 6 रुपये बनते हैं। अगर आप ध्यान दें तो 12 अगर अठन्नी हो तो 6 रुपये बनेंगे ना। इसका मतलब इसको हमें किससे गुणा करना पड़ रहा है? इसको 12 बनाने के लिए आपको 2 से गुणा करना पड़ेगा। 2 से गुणा क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि 1 रुपये में 2 अठन्नी होती हैं। यदि आप इसको गौर करें 1 रुपये में कितनी अठन्नी होती हैं? 2। तो यदि आप इसको सिक्कों बदलना चाहते हैं तो अठन्नी वाले में आप 2 से गुणा करो, सिक्कों की संख्या का अनुपात। अब इसकी बात करता हूँ मैं। चवन्नी कितनी होती है 1 रुपये में? 1 रुपये में चवन्नी 4 होती हैं, तो इसको 4 से गुणा कर दो। अब 20-20 पैसे के सिक्के कितने होते हैं? 1 रुपये में 20-20 पैसे के 5 सिक्के होते हैं, तो इसको 5 से गुणा कर दो। तो ये हो गया हमारे पास में 12:20:15। ये आपके सिक्कों की संख्या का अनुपात हो गया। ये सिक्कों की संख्या है, मतलब 12 सिक्के थे अठन्नियों के, 6 हो गया। चवन्नी थी 20 हमारे पास में, 5 हो गया। और 20 पैसे सिक्के कितने थे? 15 थे। तो ये आपके पास कितना हो गया? 3 रुपये हो गया। तो ये आपका सिक्कों का अनुपात आ गया। तो ये 3 टाइप के सवाल आपको दिए हैं इसमें, और ये 3 टाइप के सवाल इसमें चलते हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा चलता है वो 21 है। ठीक है ना। अब आइए आप 24 पर। ट्वेंटी फोर क्या कह रहा है?
24 कह रहा है कि ए तथा बी की आयों में 5:6 का अनुपात है। ए और बी की आय दे रखी है, ए और बी आय 5:6 का अनुपात। फिर ये कह रहा है कि ए को बी से 1100 रुपये कम मिलते हैं। अब ए को बी से 1100 रुपये कम मिलते हैं, इसका मतलब डिफरेंस हो गया है। अब यहाँ देखो आप, ए को बी से कितनी इकाई कम मिल रही है, 1 इकाई। तो ये अंतर आ रहा है हमारे पास में 1 का आ रहा है। तो 1 का मान क्या दे रखा है आपको, 1 का मान दे रखा है आपके लिए इसमें 1100 रुपये। अब चाहता क्या है सवाल, सवाल चाहता है उनकी कुल आय, कुल का मतलब अनुपातों जोड़ दो, तो 11 इकाई निकालो। तो 11 इंटू 1100 करो, 11 इंटू 1100 कितना रहा है देखो, 121,000। उत्तर ये इनकी कुल आय आ गई। अगर मैं पूछता आपसे केवल ए की आय तो 1100 किससे गुणा करते हैं, 5 से करते। यदि पूछता मैं बी की आय तो 1100 किससे, 6 से गुणा करते। हमें अंतर दे रखा है, ए की इनकम इससे कितनी कम है, 1100 कम है, तो इसका मतलब अनुपातों अंतर 1 आ रहा है। तो 1 का मान दे रखा है और किसका मान पूछ रहा है, वो टोटल पूछ रहा है। तो ये हमारा छोटा सा सवाल था। इस तरीके से ये कुल इनकम है इसकी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए। अगला सवाल दिया मैंने आपको, 1050 रुपये को पी क्यू और आर के बीच बांट रहे हैं हम। किससे बांट रहे हैं, पी क्यू और आर के बीच में। तो ये कह रहा है कि 1050 रुपये टोटल है। इसको पी क्यू आर में ऐसे बांटो कि पी का भाग क्यू और आर के संयुक्त भाग का, पी बराबर दे रखा है क्यू प्लस आर का 2/5। 2 बटे कितना है, 5। तो पी का भाग क्या, ये पूछ रहा है आपसे। इसका मतलब यह कि पी की जो वैल्यू है और क्यू प्लस आर की जो वैल्यू है, ये क्लियर दिख रही है आपको। पी का मान कितना है यहाँ पर हमारे पास में, 2 है। इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, पी क्यू प्लस आर का 2/5, तो पी 2 हो गया और क्यू प्लस आर कितना हो गया, 5 हो गया। जो पहले लिखा रहता है वो ऊपर रहता है, या पी के सामने 2 भी है, बराबर चिन्ह लगाते तो अब 5 कैसे गुणा होता, तो क्यू प्लस आर कंबाइंड हो गया 5 और पी सेपरेट हो गया कितना, 2। क्यू और आर का हमें अलग अलग अनुपात नहीं पता है, क्यू और आर का कंबाइंड अनुपात पता है, दोनों मिलके 5 हैं ये। अब इसने दिया है आपके लिए इस टोटल का वैल्यू कितना, 1050। तो 1050 आपकी ना तो 2 इकाई है ना 5 इकाई है, दोनों का टोटल करेंगे हम तो 7 इकाई बराबर कितना है हमारे पास में, 7 इकाई बराबर है 1050। 7 से इसको काटो, 7 एकम 7, 3 बच्चे, 7 पंजे 35, 150 आ गया। जब 1 का मान 150 आ गया तो पी का मान निकालो, पी बराबर हो गया 2 इंटू 150। तो ये हो गया पी बराबर कितना, 300। ये उत्तर। इसमें यदि आपसे पूछा जाता है कि क्यू का मान बताओ, तो क्यू का मान नहीं निकाल सकते आप, क्योंकि हमें अनुपात सेपरेट किसका पता है, केवल पी का पता है। जब 1 इकाई आपकी 150 है तो 2 इकाई निकालने के लिए आपको 150 से गुणा करना पड़ेगा, ये 300 आ गया, ठीक है ना। अब यदि आपसे पूछ लूँ मैं इसमें क्यू का मान बताइए आप, तो क्यू का मान बताएंगे आप तो आंकड़े अधूरे कहना पड़ेगा, क्योंकि क्यू सेपरेट नहीं पता है। क्यू आर कंबाइंड बता सकते हैं हम, कंबाइंड 5 इकाई है। तो कई बार आता है ऐसे क्वेश्चन कि भाई आप इसमें पी का मान बताइए, तो पी का मान तो आ गया, क्यू का मान बताइए या आर का मान बताइए, तो उसमें आंकड़े क्या कहेंगे हम, अधूरे कहेंगे। केवल इसमें पी का ही मान निकाला सकता है, क्योंकि पी का ही अनुपात हमको सेपरेट पता है इसमें। 26वां सवाल भी आपका लगभग इसी ग्रुप का है। ये कह रहा है 1620 रुपये हैं और 1620 रुपये को ABC में बांटना है हमें। और कैसे बांट रहा है, ABC में इस प्रकार से बांट रहा है कि A को B और C के धनों का, ये क्या आगे कॉमा लग रहा है ना, कॉमा लग रहा है, इसका मतलब A B और C का कितना ले रहा है, B प्लस C का लेता है 4/5।
4/5। इसका मतलब है कि आप यहाँ पर A अनुपात B+C जानते हो, जो पहले लिखा रहता है वो ऊपर है 4 अनुपात, तो इसका हो गया, और B और C कंबाइंड कितना हो गया, 5 हो गया। तो यहाँ तक तो सवाल वही है जो अभी कर रहे थे आप, लेकिन और क्या बदलाव आ रहा है इसमें, और आगे बदलाव दे रखा है इसने कि A और C के धनों का अनुपात भी दिया है इसने, A अनुपात C भी दे रखा है 5:2। अब ये कह रहा है बताइए C का भाग क्या है। जब C का भाग निकालना है हमको, तो C का भाग निकालने के लिए आपको यहाँ पर पहले इससे करते हैं हम, 5 और 4 9 हो गया ना। इस 9 इकाई के अंदर तीनों बैठे हमारे, और तीनों की वैल्यू कितनी हमारी 1620 है। तो आप यहाँ से A का मान निकाल लो सेपरेट, क्योंकि यहाँ इस विधि के अंदर हम 5 और 4 9 बराबर कहेंगे 1620। 1 का मान निकालेंगे, 9 एकम 9, 9 8 72, 180। फिर हम 4 का मान निकालेंगे, 4 × 180, और ये हो जाएगा 720। ये जो 720 आ रहा है हमारा A का आ रहा है, तो A की वैल्यू तो हमने निकाल ली, जैसे अभी निकाल रहे थे हम। लेकिन अब ये जो A का मान है, इस A के मान को हम, अब जैसे मान लो आपसे पूरा C का मान क्या है, तो गलती क्या करते हैं इसमें हम लोग कि 1 इकाई बराबर 180 आ गया, तो C का मान 2 इकाई दिख रहा है, 2 इकाई बराबर आपने इस 180 को 2 से गुणा कर दिया, 360 उत्तर आ गया, लेकिन 360 उत्तर नहीं आएगा। ये जो 1 इकाई है आपकी वो उधर काम नहीं कर सकती। ये 1 इकाई आपकी जो 9 की थी, 9 कहाँ से आया, इन दोनों से आया। 9 जब इन दोनों से आया तो ये 1 अनुपात का जो मान काम करेगा हमारा, वो इन दोनों में काम कर पाएगा, उधर काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको तो हमने इसमें लिया ही नहीं। ये जो 9 इकाई है आपकी इन दोनों की है, तो इन दोनों में ही काम करेगा ये। तो लेकिन अनुपात जब A की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो वैल्यू हमेशा सेम रहती है, वैल्यू नहीं बदलती, अनुपात बदलता है। अब जैसे मान लीजिए 2 व्यक्ति खड़े हुए हैं, 2 व्यक्तियों में से एक की हाइट बड़ी है, दूसरी की हाइट छोटी है, तो बड़ा हो गया। यदि दूसरी कंडीशन में इस बड़े से भी कोई बड़ा आ जाए, तो इसका अनुपात कम पड़ जाएगा, जबकि हाइट तो वही रहेगी ना, इसकी हाइट वही रहेगी, इसकी लंबाई यदि 5.5 फीट है तो 5.5 ही रहेगी, 6 फीट है 6 फीट ही रहेगी, लेकिन अनुपात बदल जाएगा। यदि इससे कोई बड़ा आ गया तो इसका अनुपात कम पड़ जाएगा, उसका अनुपात ज़्यादा हो जाएगा। तो मतलब ये कहने का कि अनुपात चेंज हो सकता है, लेकिन वैल्यू चेंज नहीं होती, जो उसकी फिक्स वैल्यू है वो तो वैल्यू रहेगी। तो उसी को हम माध्यम मानते हुए जब A का मान निकाल चुके हैं हम कि A का जो हिस्सा है वो 720 रुपये है। अब यहाँ पर A बैठा हुआ है ना, तो यहाँ जो A बैठा हुआ है वो 5 अनुपात में बैठा हुआ है, तो इस 5 अनुपात का मान हम निकाल चुके हैं। इस 5 अनुपात की वैल्यू कितनी है, 720। जब 5 की वैल्यू निकाल ली हमने, तो यहाँ से 1 का भी निकल जाएगा, और जब 1 का निकल जाएगा तो 2 का भी निकल जाएगा। तो मतलब ये कहने का कि आप इसको 5 के बराबर 720 कहेंगे। आप 1 का मान निकालो, 5 एकम 5, 5 24, 5 24, और फिर 2 का मान निकालो, 2 × 1 44 बराबर 288। तो ये C का मान आ गया हमारे पास में 288। अब हमारे पास में देखो A का पहले निकाल ही चुके हैं हम, C का हमारा आ चुका है, टोटल हम जानते ही हैं। तो आप यदि इन दोनों को जोड़ करके अगर टोटल में से घटा दें, तो किसका मान भी आ सकता है, इसमें B का भी आ सकता है। तो इसमें तीनों मान संभव थे हमारे, और तीनों मान नहीं पूछे उसने, आपको केवल C का मान पूछा है। तो C का मान कितना आएगा इसमें, 288। ये इसमें ध्यान रखना है। तो जहाँ पर जिस इकाई को आप यूज कर रहे हो वहीं पर उसको मान रख सकते हैं हम, ये समझने की बात थी इसके अंदर, ठीक है ना। उतार लो इसको। इसके बाद में आइए 27 पर। ये कह रहा है कि एक कक्षा के 3 सेक्शन के विद्यार्थियों का अनुपात दे दिया। 3 सेक्शन है हमारे पास, एक सेक्शन ये है, दूसरा सेक्शन ये मान लिया, तीसरा ये मान लिया। 3 सेक्शन है हमारे पास, चाहे 3 सेक्शन ABC मान लो, चाहे 1 2 3 मान लो, कुछ ही मान लो आप। तो ये अनुपात दे रखा है इन्होंने 4:5:6।
फिर ये कह रहा है कि यदि प्रत्येक सेक्शन में 40 विद्यार्थी बढ़ा दें, प्रत्येक में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए तो अनुपात क्या बन जाता है इसका, 6, 7, 8। ध्यान दें, बिल्कुल मूंझवनी सवाल हो रहा है। यदि आपने प्रत्येक सेक्शन में 40 विद्यार्थी बढ़ाए तो यहाँ पर आपको महसूस हो रहा है कि जब प्रत्येक सेक्शन में हम समान विद्यार्थी बढ़ा रहे हैं तो अनुपातों की इकाई भी समान बढ़ रही है। यदि आपने प्रत्येक सेक्शन में 40 विद्यार्थी बढ़ाए तो देखो अनुपात भी 2 बढ़ रहा है, यहाँ भी 2 बढ़ रहा है, यहाँ भी 2 बढ़ रहा है। इसका मतलब आप कह सकते हैं 2 इकाई का मान जानते हैं हम। जब 2 की वैल्यू 40 तो 1 की वैल्यू 20, जब 1 की वैल्यू 20 तो 4 की वैल्यू 80, इसकी वैल्यू कितनी 100, इसकी वैल्यू कितनी 120। जब 2 का मान 40 हो गया तो एक अनुपात का मान कितना आया 20 आया। 20 से सब गुणा कर दो तो इनकी संख्या आ जाएगी, इसको गुणा कर दिया तो इनकी संख्या आ जाएगी। तो ये चाहता क्या है, लेकिन ये तभी हो सकता है ऐसा जब आपका प्रत्येक अनुपात सेम बैठ रहा है बढ़ोतरी के हिसाब से, और यदि कम करते तो कम के हिसाब से बैठना चाहिए था। आप दिमाग में सोचेंगे साहब अनबैलेंस आ जाए तो क्या करेंगे, यदि अलग जोड़ें तो क्या करेंगे, तो इस 3 वाले में आपको अनबैलेंस नहीं मिलता। यदि मिलता है तो कैसे मिलता है वो आगे मैं बताऊँगा आपको कि भाई यहाँ पर अगर समान विद्यार्थी बढ़ा रहे हैं हम तो अनुपात 100% समान बढ़ना ही है इसका, ठीक है ना। और अगर नहीं बढ़ा इस प्रकार से तो इसको नहीं निकाल सकते आप। तो यहाँ पर लिखो, नोट डाल दो इसमें, चूंकि समान विद्यार्थी बढ़ाने पर विद्यार्थी बढ़ाने पर अनुपातों की इकाइयाँ भी समान रूप से बढ़ी हैं, अतः अनुपातों के अंतर के आधार पर इसे हल कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अंतर करिए सबका, अंतर यहाँ देखो 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, तो लिख दीजिए आप 2 इकाई बराबर 40, तो 1 बराबर 20। और पूछ रहा है आपसे कि तीनों सेक्शनों में पहले कितने विद्यार्थी थे, तो पहले वाले अनुपात जोड़ दो। पहले तीनों सेक्शनों में कुल विद्यार्थी बराबर 5 और 4 9 से 15 हो गया ना, 15 इकाई थे। और 15 इकाई मतलब 15 गुणा 20 कर दो, कितने विद्यार्थी 300 थे। ये इसका आंसर आ गया। ये सवाल है आपका। इसके बाद में मैंने आपको दिया आय और व्यय वाला। ये कह रहा है कि ए और बी की आय का अनुपात, ए और बी 2 व्यक्ति हैं, आय का अनुपात दे रखा है 8:7, और दूसरा अनुपात दे रखा है खर्चों का अनुपात दे रखा है कितना 6:5, और प्रत्येक की बचत दे रखी है 2400 रुपये, 2400। ये भी क्लियर दिख रहा है आपको। ये भी हम देख रहे हैं कि भाई 8 और ये 7, ये 6 और 5, यदि आय में से हम खर्चा घटाते हैं ना
तो आय में से खर्चा घटाने पर क्या मिलता है हमको, बचत मिलती है। तो आय में से खर्चा घटाया हमने, तो 8 में 6 घटाया तो हमारे पास में 2 आया ना, यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है। तो वही हाल इसका हो गया कि समान डिफरेंस आ रहा है और समान बचत है आपकी। तो आप कह सकते हैं सीधा 2 इकाई बराबर कितना, 2 इकाई बराबर 2400, 1 बराबर 1200। और चाहता किसकी है, सवाल चाहता है आपसे किसकी आय, एक ही आय। तो एक ही आय निकालो, एक ही आय बराबर हो जाएगा 1200 इंटू कितना, एक अनुपात देखो कितना है, 8 है यहाँ पर। तो 1200 को 8 से गुणा करो, 9600। और यदि बी की पूछता तो 1200 इंटू 7 करते हम, 12 7 84 आ जाता। तो मतलब ये कहने का कि नॉर्मली सवाल अगर आपको ऐसा रहा है तो तुरंत मुझवानी सवाल आपको होता है, 2 की वैल्यू 2400, 1 की वैल्यू 1200, 9600, 8400, सीधा उत्तर। तो ये इसलिए आनंद ले रहे हैं आप कि डिफरेंस सेम आ रहा है। डिफरेंस अगर सेम नहीं आएगा तो उसका कुछ और कैप्सूल देंगे आपको। ठीक है ना, चलिए आगे। अगले सवाल में क्या दिया है, अगले सवाल में दिया है हमने कि ए 2 व्यक्तियों की मासिक आय का अनुपात 2:3। इसका भी हाल है, सही है। ये कह रहा है कि 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 2:3, 2 व्यक्ति ए और बी मान लिया मैंने, तो 2:3 हो गया ये। फिर ये कह रहा है आपसे कि इनका जो व्यय है 5:9, ये 5:9 हो गया। खर्चा कहो चाहे व्यय कहो एक ही बात है। इसके बाद में प्रति माह 600 रुपये बचा रहा है, बचत तो सेम दे दी। अब दिक्कत ये आ रही है सवाल में कि बचत सेम दे रखी है, लेकिन जो अनुपात आपका इनकम का है ये तो डाउन है अनुपात। यदि ये अनुपात बड़ा होता, इसमें इसको घटाते हम, तो आपका ये सेम आना चाहिए था। तो यहाँ पर बचत अगर सेम दे रखी है लेकिन यहाँ गड़बड़ हो गई इसमें, तो घटा के तो निकाल नहीं सकते इसको। जब घटा के नहीं निकाल सकते तो फिर क्या इलाज है इसका। तो ये ध्यान रखो आप हमेशा कि यदि आपकी बचत सेम दे रखी है और अनुपात यदि आपका अनबैलेंस है, तो वो 100% बैलेंस में है अनुपात, हो सकता है वो काट के उसको सिंपल कर रखा है। तो ऐसी अवस्था में क्या करना है आपको, इस आय के अनुपात को बड़ा करना है हमें, क्योंकि आय में से खर्चा घटाएंगे हम तभी तो बचत आएगी आपकी। जब आय के अनुपात को बड़ा करना है तो आप इन दोनों को अनुपातों को किसी संख्या से गुणा कर दो, हो सकता है गुणा करते ही बैलेंस हो जाए। फिर वो नया जो अनुपात आएगा वो हमारे काम का होगा। कैसे, मैं इन दोनों को डबल करता हूँ, डबल करने से पार पड़ रही है क्या, देखो ये 4 बन जाएगा, ये 6 बन जाएगा, तो भी पार नहीं पड़ी। क्यों, खर्चे का अनुपात तो हमारे पास में 5 है ना, 5 से बड़ा होना चाहिए। तो 2 से गुणा करने में पार नहीं पड़ी, 3 से गुणा करके देखते हैं। देखो हम 3 दूनी 6, अगर मैं इसको 3 से गुणा करूँगा तो अभी लिखना मत आप, समझ लो, मैं ऐसा लिख के बता रहा हूँ आपको। मैं इसको 3 से गुणा करूँगा तो ये देखो 6 बन जाएगा, ये 9 बन जाएगा। जब ये 6 बन जाएगा, ये 9 बन जाएगा, तो आप देखेंगे 6 में से 5 गए तो फिर एक बच्चा, ये 5 और 9 है तुम्हारा, तो भी अनबैलेंस हो रहा है। देखो, तो यदि इससे भी अनबैलेंस हो रहा है तो आप 4 करके देखो, 4 दूनी 8, ये 4 दूनी 8 बनेगा और ये 4 12 बनेगा। ये यदि 8 बनेगा और यदि 12 बनेगा तो ये आपके 5:9 है ही। तो ये देखना कितना डिफरेंस आ रहा है इसमें, ये देखो 3 आ रहा है और यहाँ भी कितना 3 आ रहा है, हो गया बैलेंस। इसका मतलब ये हुआ कि ये रियल में 8:12 था, लेकिन ये आपस में कट गए थे। जब कट गए थे तो आपका ये और ईजी हो गया, ईजी हो गया तो ये अनुपात कम पड़ गया। तो ऐसे सवाल में आपको हमेशा इंटू करना है और इंटू करके उसको बैलेंस में लाना है। तो इन दोनों अनुपातों को हमें किससे गुणा करना पड़ रहा है, 4 से। 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। अब ये हमारे काम का अनुपात है और ये आपकी 600 बचत है ही। अब सवाल बन गया हमारा ये वाला, इसके माध्यम से आप डायरेक्ट अब कर सकते हैं कि ये भी आपका 3 कम, ये भी 3 कम। जब 3 दोनों जगह आ रहा है तो अब सीधा कहेंगे 3 इकाई बराबर 600, 1 बराबर 200। तो वो पूछ रहा है क्या आपसे, वो पूछ रहा है सवाल आपके उनकी मासिक आय बताओ। तो दोनों की मासिक आ चुकी है, 200 इंटू 8 कर दो 1600, 200 इंटू 12 कर दो 2400। ये आपकी दोनों की, ए की ए और बी की ए इनकम आ चुकी है। यही आपकी मासिक आय है।
तो इसमें ये नई चीज़ हमारे लिए मिली। ऐसा ही उसमें हो सकता था सॉरी, जो आपने अभी 3 वाला किया था ना, जो सेक्शन वाला, तो इस सेक्शन वाले में समझ लो ऊपर वाला अनुपात कम पड़ जाए, तो ऊपर वाला अनुपात कम पड़ जाए, नीचे वाला ज़्यादा हो जाए, ठीक है ना, और घटाने पर बैलेंस आ नहीं रहा है, तो उसको भी आप सबको अनुपातों की संख्या से गुणा करके बैलेंस कर सकते हो। तो ये नियम आपका 2 पे नहीं 3 पे भी काम कर सकता है, 4 अनुपात पे काम कर सकता है, लेकिन वो डिफरेंस सेम हो बस। अगर प्रत्येक चीज़ में हम सेम बढ़ा रहे हैं तो अनुपात का सीक्वेंस रहता है सब में, लेकिन अगर वो सॉल्व होकर के सरल होकर के वो कम पड़ जाता है तो उसको हम ऐसे बैलेंस करते हैं। इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। फिर भी हमको एक्स वाई में नहीं जाना है, अभी तक बच रहे हैं हम। पहले को कर लिया हमने, इसको बैलेंस कर लिया। अब आइए तीसरे प्रकार पर। तीसरे प्रकार में अब बच नहीं पाएंगे हम। तीसरे प्रकार में आ रहा है कि ए और बी की आय का अनुपात 3:4। ये सवाल आ गया तुम्हारा कौन सा 30। इसमें कह रहा है कि ए और बी की आय का अनुपात 3:4, ये 3:4 हो गया। और दूसरा कह रहा है आपसे कि ये खर्चों का अनुपात दे रखा है इसमें 6:5, 6:5 हो गया। और फिर ये कह रहा है आपसे कि उनकी बचत एक की 900 है, एक की 3000 है, ये है। ठीक है ना। इसमें आपसे पूछा गया है, आप बताइए कि इसमें किसकी इनकम पूछ रहा है सवाल में, बी की इनकम पूछ रहा है आपसे, तो बी की इनकम भी निकाल देंगे। लेकिन दिक्कत ये आ रही सवाल में कि आप यहाँ पर चलो इसको हम गुणा करते हैं, लेकिन यहाँ तो अनबैलेंस हो रहा है ना, तो इसमें अनुपात आपके ये भी अनबैलेंस और बचत भी अनबैलेंस हो गया। तो ऐसी अवस्था जब आती है तो एक तरीका तो ये होता है कि इसको आप 3x मान लो, इसको 4x मान लो। जब इसको x से गुणा कर दिया तो इसको y से कर लो। इसको आपने 3x माना, इसको आपने क्या माना 4x, इसको आप 6y मान लो, इसको 5y मान लो। तो आप 3x में से 6y घटाएंगे बराबर 900 करेंगे, 4x में से 5y घटाएंगे और बराबर 3000 करेंगे। फिर आपकी 2 समीकरण बनेगी, उन दोनों समीकरणों में से एक को बराबर करेंगे किस संख्या से गुणा करके, फिर इसको घटाएंगे, फिर काटेंगे, फिर एक का मान आएगा, फिर दूसरे में उसका मान रखेंगे। तो मतलब ये कहने का कि हमारे बजट से बाहर चला जाएगा। तो बजट में लाने के लिए, अपने टाइम के अंदर लाने के लिए इसका कैप्सूल लिखो क्या है। इसका है शॉर्टकट, लिखिए 1 इकाई आय का सूत्र। 1 इकाई आय बराबर होता है, नीचे वाले जो दोनों कंडीशन है ना, ये वाली व्यय और बचत या खर्चे और बचत, तो नीचे वाली दोनों कंडीशन जो हैं उनका क्रॉस गुणा करो और डिफरेंस ले लो, और जो भी डिफरेंस आता है ऊपर वाले जो दोनों अनुपात हैं इनका भी क्रॉस गुणा करो और फिर डिफरेंस ले लो। नीचे वाले डिफरेंस में ऊपर वाले क्रॉस डिफरेंस से भाग दे दो, सीधा हमारे पास में 1 इकाई इनकम आ जाएगी। तो मतलब ये कहने का, इसका सूत्र लिख लो आप कि खर्चों, व्यय का मतलब क्या है, खर्चे हैं, खर्चों एवं बचतों के क्रॉस गुणनफल का अंतर बटे आय एवं खर्चों के क्रॉस गुणनफल का अंतर। ये है आय एवं खर्चों के अनुपात कर सकते हैं हम, खर्चों के अनुपात यहाँ पर आय एवं खर्चों के अनुपातों के ऊपर वाले दोनों अनुपात हैं कि गुणनफल का अंतर। इसको सेट करते हैं अब। इसका मतलब क्या आ रहा है निकल के, देखो 6 को 3000 से गुणा करना है आपको, बड़े को पहले लिखेंगे हम, अंतर का मतलब पहले बड़ा लिखना है बाद में छोटा। ये जरूर नहीं कि साहब इसको पहले लिखें इसको पहले लिखें, हम किसी को पहले लिखिए, आपको अंतर लेना है। अंतर का मतलब बड़े में से छोटा घटाना है। तो 6 इंटू कितना कर दिया 3000, माइनस में आ जाएगा आपका यहाँ पर 900 इंटू 5 बटे में क्या आ रहा है देखो
छः 24 5 15, तो पहले आप 6 इंटू 4 करें, फिर 5 15 करें, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 18,000 में से 4500 घटाओ, चेक करो कितना रहा है, 18,000 माइनस 4500, ये आ रहा है 13,500 बटे नीचे देखो क्या रहा है 624 माइनस 15, ये 9 आ गया, और ये अल्टीमेटली आ गया 1500। सीधा कट रहा है आपका 9 से, कितनी बार कट रहा है 1500 बार। तो एक इकाई हमारी जो आय है वो 1500 आ गई। जब एक इकाई इनकम का मान 1500 आ गया तो हमें किसका मान चाहिए, हमें इसमें किसका मान पूछा है, ए का पूछा है तो आप इससे गुणा कर दो, बी का पूछा है इससे गुणा कर दो। इसमें पूछा है आपसे बी की आय कितनी है, 30वें सवाल में बी की आय कितनी है, तो बी की आय निकालने के लिए आपको 1500 को गुणा किससे करना पड़ेगा, 4 से। जब 1500 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6000 आ गया। तो मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ, बी की आय बराबर 4 इंटू 1500, सीधा हमारे पास आंसर आ गया कितना, 6000। अब आपके दिमाग में बात जाएगी, साहब चलो इनकम तो निकाल ली, यदि हमें इसका खर्चा निकालना होता तो जब इनकम तुम निकाल चुके हो, अब जैसे मान लो इसकी इनकम कितनी है, 6000 है, अब इसका खर्चा कितना है ये पता नहीं है, लेकिन बचत तो पता है ना। अब जो व्यक्ति 6000 रुपये इनकम कर रहा है, 6000 में से वो 3000 रुपये बचा रहा है, तो खर्चा कितना कर रहा है, फिर इसमें से घटा दो। जब इनकम आ गई और बचत हमारे पास में है, तो इनकम में से बचत को घटा दीजिए, खर्चा आ जाएगा हमारे पास में। तो इसी प्रकार से यदि 1500 को हम 3 से गुणा कर देंगे तो 4500 आ जाएगा। 4500 वाला कितना बचा रहा है, 900 बचा रहा है। जब 4500 वाला 900 बचा रहा है तो कितना खर्चा कर रहा है, क्लियर पता लग रहा है, 3600 कर रहा है। तो मतलब ये कहने का कि इसी सूत्र के माध्यम से हम इनकम भी निकाल सकते हैं, हम खर्चा भी निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल सिस्टम है, बस नीचे वालों को क्रॉस गुणा करो, ऊपर वालों को क्रॉस गुणा करो, नीचे वाले डिफरेंस में ऊपर वाले डिफरेंस से भाग दे दो, ठीक है ना। ये सबका इलाज है। अब तक जो दोनों सवाल कर रहे थे आप इससे पहले वाले, उसमें भी चलेगा ये बेसिक कंसेप्ट एक तरह से, इसको आपको याद करना है, ठीक है ना। तो ये था हमारा इन सवालों का ग्रुप। इसके बाद में ग्रुप फिर आपका जनरल आ रहा है, और जनरल ग्रुप में आपसे सवाल पूछा गया है 31 सवाल क्या कह रहा है, वो देखिए। अब 31 सवाल कह रहा है आपसे 33,630 रुपये की धनराशि है कोई, उसको ABC में इस प्रकार से विभाजित किया जाता है। कैसे किया जा रहा है विभाजित, कि ए द्वारा प्राप्त धनराशि का बी की धनराशि से अनुपात 3:7 है, और बी का सी से अनुपात 6:5 है। वही ए अनुपात भी पता है, बी अनुपात सी पता है। 31 टोटल राशि दे रखी है आपको 33,630 रुपये, इसको बांटना है हमें, ये कुल है। अब इसमें क्या रखा है, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, ये 3:7, ये 6:5। तो सबसे पहला काम तो ये कि ए अनुपात बी अनुपात सी निकालें हम। तो ये हम कल बता रहे थे आपके लिए कि भाई अगर आपको बी को बराबर करना है तो आप इसको 6 से गुणा कर लो, इसको 7 से कर लो। तो ये ए अनुपात बी अनुपात सी पकड़ में आ गया। आप कितना आ रहा है चेक करो सभी फटाफट। ए बन चुका है 6×18, बी बन चुका है 42, सी बन चुका है 7×5 = 35। ये तीनों अनुपात आ गए हमारे पास में। अब इन अनुपातों का योग दे रखा है मैंने आपको 33,630 रुपये। अनुपातों को जोड़ो, क्या आ रहा है, मैं इधर लिख रहा हूँ अनुपातों का योग। अनुपातों का योग आ गया हमारे पास में, सबको जोड़िए आप। 8 और 2 10 और 5 15, और 4 और 3 7 8 9 95। तो 95 जो इकाई है हमारे पास में ये है। अब 95 को काटता हूँ मैं, 95 19 से कटता है ना, 19 से काटो इसको, 19 पंजे 95, 19 से कम 19, और बचे आपके पास में 14, 19 7 33,
एक 40 बचे, 13 बचे, 19 33 और फिर 0, 5 से फिर काटो इसको, 5 दूनी 10, 5 15, सॉरी 5 15, और फिर ये कट रहा है आपका 2 बचे 55 25, 5 24, तो मतलब ये एक इकाई बराबर आ गया हमारा 354। लेकिन सवाल किसका आंसर चाहता है हमसे? सवाल चाहता है आपसे इसमें किसकी धनराशि? बी की धनराशि, और बी की धनराशि चाहता है, तो आप बी का मतलब है 42 इकाई निकालो। 42 इकाई बराबर आएगा 354 इंटू 42, ये बी का हिस्सा है। अब गुणा करना ही पड़ेगा आपको, लेकिन ये भी ध्यान रखो कई बार इंटू करना नहीं पड़ता। अब यदि यहाँ पर आप देखें इकाई का अंक क्या आएगा, देखो 2 का 4 से गुणा करेंगे हम, जब 2 को 4 से इंटू करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा? 8 आएगा। और ऑप्शन देखो, अब ऑप्शन में 8 कितनी जगह दिख रहा है इसमें? ऑप्शन में 8 देखो एक ही जगह दिख रहा है इसमें। ऑप्शन दे रखे हैं 14,868, 16,257 और 13,290 और 12,390। इसका मतलब ये कि आप देख रहे हैं इसके अंदर 8 इकाई पर एक ही ऑप्शन मारा है, तो आप इसको इंटू करो चाहे मत करो, आंसर आ चुका है आपका। क्योंकि ऐसा तो कोई आंसर है नहीं इनमें से कोई नहीं, यदि इनमें से कोई नहीं होगा तो कन्फर्मेशन नहीं हो पाएगा, फिर आपको चेक करना ही पड़ेगा इसको। तो ये हमें कंफर्म हो गया 14,868 आना चाहिए, चेक कर लो आप। मैंने तो लिख दिया इसको 14,868, यू कैन कन्फर्म कि ये है या नहीं। ठीक है ना? तो ये था हमारा सवाल कौन सा? 31, और ये 32 सवाल और करते हैं हम अंतिम। 32 क्या कह रहा है? 32 कह रहा है 6400 रुपये बांट रहा है, और 3 कारीगरों में बांट रहा है, और तीनों कारीगरों का आपको अनुपात दे रखा है 3/5, फिर दे रखा है 2, फिर दे रखा है 5/3, ये दे रखा है। तो सबसे पहली बात तो हमने कल बताई थी आपको, जब भिन्नों के अनुपात आते हैं हमारे लिए तो उनको सरल करना पड़ता है, और सरल करना पड़ता है तो उनका एलसीएम लेना पड़ता है। या तो आप एलसीएम से इनटू कर दो, और या सबका एलसीएम लेकर के एलसीएम को काट दो। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको सबको एलसीएम से इनटू ना करने एलसीएम ले लो। 15 एलसीएम आ गया ना, 5 3 15, 3 3 9, 15 30, 3 5 15, 55 25, और ये ख़त्म। तो अनुपात आ गया हमारा काम का 9:30:25। 30 और 9 39, और 25 जोड़िए कितना है? 64 आ रहा है। तो 64 इकाई बराबर दे रखा है आपको हमने 6400। तो एक का मान निकालो कितना आया? 100। और सवाल किसका मान चाहता है इसमें? द्वितीय कारीगर का भाग क्या है? द्वितीय कारीगर मीन्स 30 का मान चाहता है इसमें। तो निकालो दूसरे कारीगर का। द्वितीय कारीगर की जो वैल्यू है वो 30 इंटू 100 कर दो, और ये हो गई हमारी 3000। और यदि पहले का चाहते तो 900 आता, और तीसरे चाहते तो 2500 आता। तो ये 3000 रुपये किसका है? दूसरे कारीगर का है। ये आपका अंतिम सवाल है। इसके बाद में कल ये पूरा हो जाएगा। और अब तक जो सवाल किए आपने, आज सवाल इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट किए। ये सवाल आपके रेगुलर वे में रहते हैं, ठीक है ना? एक एक सवाल इसका इंपॉर्टेंट है होने को तो, लेकिन आज जो किया है ये विशेष आता है, और कल जो किया था वो आपका संख्यात्मक था, वो भी खूब आता है। तो मेन चीज़ है कि अनुपात बहुत रिलैक्सेबल चैप्टर है, इसको साथ साथ करते रहो, और होमवर्क वाली जो शीट है आपकी उसको भी देखते रहो साथ साथ, ठीक है ना? ओके।